अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम मरियम है। मैं 6 महीने की हामला थी। सारा दिन खाना बना बना कर अपनी सास और नंदों के आगे पीछे रहती थी, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती थीं और ख़ुद मुझे रात का बचा हुआ बासी खाना नसीब होता था। मेरे शौहर दुबई में नौकरी किया करता था। एक दिन अचानक से वो घर पर आ गया। उसे देखकर मेरी सास और नंदें घबरा गई थीं और जल्दी से मेरे फटे हुए कपड़े उतरवा कर मुझे अच्छे कपड़े पहना दिए ताकि मेरे शौहर को शक ना हो जाए। वो सबसे मिले, मेरी तरफ बढ़े, मगर जैसे ही उनकी नजरें मेरे पैरों पर गईं तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराते हुए कहा कि अम्मी जी, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं अपने अब्बू के घर हूँ आऊं। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे में आकर बोली तो वो गुस्से भरी नजरों से मुझे देखने लगी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुम चली गई तो फिर घर के काम काज कौन करेगा? मेरी सास गुस्से से धाड़ी तो मैं बेचारी खामोश होकर रह गई थी। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं चाहती तो उनसे कह सकती थी कि आपकी इस घर में तीन तीन बेटियां हैं, वो भी तो घर के काम कर सकती हैं ना। जब से मेरे शौहर गए थे तो मेरी सास और नंदों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरे शौहर को दुबई गए हुए लगभग 8 महीने गुजर चुके थे। उसी वजह से ही उन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। उन्हें पता था कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ आसानी से कुछ भी कर सकती हैं। मेरे अब्बू का घर भी दूसरे शहर में था। मैं तो वो बदनसीब लड़की थी जिसके पास अब्बू के अलावा और कोई भी नहीं था, और अब्बू भी वो जो खुद कैंसर का मरीज था। मुझे अपने अब्बू से मिले हुए लगभग 7 महीने गुजर चुके थे। जब मेरे शौहर गए थे तो उनके जाने के 2 महीने बाद ही मैं अपने अब्बू से मिलने के लिए चली गई थी, और उसके बाद से ही मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती की थी कि मैं आज तक नहीं जा सकी। मेरा अपने अब्बू जी को देखने का बहुत दिल करता था, इसलिए मैंने इरादा किया था कि मुझे अपने मैके चले जाना चाहिए। जब मैं अपनी सास से इजाज़त लेने के लिए आई, अम्मी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरे ताया जी का भी फ़ोन आया था। वो बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैं बोली तो मेरी आवाज़ गीली थी और अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मेरे ताया जी मेरे सगे ताया नहीं थे, लेकिन उनका घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में मौजूद था, इसीलिए वो कभी कभी मुझे अब्बू जी के हाल चाल बता दिया करते थे। जैसे ही मैंने अपनी सास से ये बात कही तो मेरी सास गुस्से से पागल हो गई थी। मेरे हाथ में मोबाइल था। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा और जोर से जमीन पर दे मारा था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो बोली कि इसी मोबाइल ने तुम्हारा दिमाग में ना जाने क्या फितूर डाला है। आज के बाद तुम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरे टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा करके बोली तो मेरे दिल से आवाज निकली कि जब आप मेरा मोबाइल तोड़ चुकी हैं तो मैं कैसे अब्बू से राब्ता कर पाऊंगी। मैं अभी भी कुछ नहीं कह सकती थी। मेरा दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं रोती हुई वहां से अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैं कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार अपने अब्बू जी से फोन पर बात कर लेती थी, और अब वो सहारा भी मुझसे छीन लिया गया था। ना जाने अब मेरा क्या होना था। मैं अपने शौहर से और अब्बू जी से कैसे बात करूंगी, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। दोपहर का वक्त था। दोपहर का खाना सब लोग खा चुके थे। मैंने किचन की सफाई करनी शुरू कर दी थी, इसीलिए अपना गम मनाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन साफ करने लगी। मेरी नंदे थी जिन्होंने मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। जब वो तीनों एक साथ मिलती और मेरी सास भी उनके साथ मिल जाती थी तो बस मेरी तो चुप ही हो जाती थी। मैं किचन में खड़ी हुई बर्तन धो रही थी कि मेरी सबसे बड़ी नंद आई। उसका अभी तक कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया था। मेरी छोटी नंदे भी मेरी ही उम्र की थी, लेकिन अभी तक उनके भी रिश्ते नहीं हुए थे। अस्मा ने कहा कि भाभी मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो मुझे ऑर्डर देती हुई आई थी और ऑर्डर देने के बाद वहां से चली गई थी। मैं बेचारी जो सारे बर्तन अब धो चुकी थी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए पतीली उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी थी। 10 मिनट के अंदर ही चाय बन गई थी। मैं वो चाय कप में डाल रही थी कि मेरी सबसे छोटी नंदी आ गई। वो भी चाय की फरमाइश करने लगी तो मेरा सर ही घूमने लगा था। सारा दिन ही मेरा इस तरह काम करते हुए किचन में ही गुजर जाता था। मैंने हिम्मत करके आलिया से कहा कि आलिया तुम अपने लिए चाय खुद बना लो। अभी मैंने अस्मा के लिए चाय बनाई है, मेरा सर खुद दर्द से फटा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आलिया जो मुझसे छोटी थी गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की।
मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। वो इतना कहती हुई किचन से बाहर निकल गई थी और मैं अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई थी। मैं जान चुकी थी कि अब मेरी सास आएंगी और वो ना जाने मुझे क्या क्या ताने देंगी। 5 मिनट गुजर गए थे तो मेरी सास मेरी उस छोटी नंद के साथ किचन में आ गई थी और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का काम ना करने की। क्या तुम्हें इतनी जरूरत आ गई है? ये हमारा घर है, हम तुम्हें 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, इसे ही हमारी भलाई समझो, वरना मैं आज के आज ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और दोबारा कभी भी अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने जब ये बात कही तो मैं भीगी हुई आंखों के साथ उनकी तरफ देखने लगी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही सास है जो मेरे शौहर के होते हुए तो मुझसे बड़ा प्यार जताया करती थी और मेरी फिक्र करती थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। साल में अपने शौहर के साथ रही थी और अब वो पिछले 7 महीने से बहुत दूर चला गया था। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने आलिया से कह दिया था कि वो अपने लिए चाय खुद बना ले, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हर बार ही मैं सबको चाय बनाकर देती हूँ। अस्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा था, लेकिन मैं उसके साथ साथ सोनिया के कमरे में भी चाय दे आई थी और फिर उसके बाद ही आलिया ने चाय का कह दिया था। चाय बना बनाकर मैं थक गई थी। मेरी बात पर मेरी सास और आलिया खामोश हो गई। वो दोनों माँ बेटियां वहां से चली गई थी। मेरी सास भी अपने लिए चाय का हुक्म देकर चली गई थी और कहने लगी कि चलो ठीक है, अब मेरे लिए और आलिया के लिए चाय बना दो। मैं जानती थी कि अभी मेरी एक और नंद भी आ जाएगी। हालांकि मैं उसको पहले ही चाय दे चुकी थी, लेकिन वो मुझे कोई नया काम देकर चली जाएगी। मैंने चाय बना ली थी और अपनी सास के कमरे में रखाई थी। मैंने अपने लिए चाय का कप बना लिया। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। 3-4 दिन हो गए थे मेरी अपने शौहर से कोई बात नहीं हुई थी और अब तो मेरा मोबाइल भी टूट चुका था और इसका मतलब था कि मैं अब कभी भी अपने शौहर से बात नहीं कर पाऊंगी। मेरी सास और मेरी तीनों नंदों के पास अपने अपने मोबाइल थे जिस पर वो ना जाने किस किस से बातें करती थी। कमरे में चाय पीने के बाद मैं वहीं पर बैठी रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठकर अपने शौहर के पास अभी चली जाऊं या वही मेरे पास आ जाएं, क्योंकि अब उनके बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी। मेरा उनसे बात करने का भी कोई रास्ता नहीं था। मैं उस घर में घुट घुट कर जी रही थी। यहाँ मैं खुशी खुशी शादी करके आई थी। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत की शादी की थी। शायद इसी वजह से ही मैं अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं थी। हालांकि उस वक्त मेरी सास मेरा रिश्ता खुशी खुशी लेकर आई थी। तब उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं था कि मैं उनके बेटे की पसंद हूँ। मैं अपने कमरे में ही रही और वहीं पर ही मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो शाम का टाइम हो रहा था। मैं सोफे पर ही आंखें बंद करके लेट गई थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो हैरान रह गई थी। मैं इतने घंटे कैसे सो सकती थी। मैं फौरन से बाहर की तरफ भागी थी। शाम के खाने की तैयारी भी तो मुझे ही करनी थी। ये तो शुक्र है कि दोपहर में मैंने सब्जी बनाकर तैयार कर ली थी, सिर्फ रोटियां ही बनानी बाकी थी। मैं भाग के किचन में आई और आटा गूंदने लगी। अभी मैं आटा ही गूंद रही थी कि मेरी सास भी वहीं पर आ गई थी और मुझे ना जाने क्या क्या सुनाने लगी। कहने लगी, मरियम तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं शुगर की मरीज हूँ, मगर फिर भी तुम खाना टाइम से नहीं बनाती हो। अब मुझे भूख लग रही है, बताओ मैं क्या खाऊं? वैसे तो तुम यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं। मेरी सास गुस्से से बोली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं बिल्कुल उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी। अब वो मुझे ना जाने क्या क्या सुनाने लगी थी। हालांकि पहले वो रात के 9 बजे तक ही खाना खाया करती थी और अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे थे। मैंने कहा, अम्मी जी आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी, बिल्कुल गरम गरम खाना आपको दूंगी। लेकिन वो कड़वी कड़वी बातें मुझे सुनाने लगी। इतने जलील करने पर भी उन्हें सुकून नहीं आया था। वो मुझे जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसके बाद वो वहां से निकल गई थी। उन्होंने तो मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं अपने शौहर के वापस आने से पहले ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। आटा गूंदने के बाद मैंने फ्रिज से दोपहर की बनाई हुई सब्जी निकाली और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया था। मैं सब्जी गर्म करने लगी थी। दोपहर में मैंने करेले की सब्जी बनाई थी। दोपहर खाना बहुत ज्यादा बच गया था तो मैंने सोचा कि उसी को रात को भी इस्तेमाल कर लूंगी। वैसे भी मेरी सास ने मुझे रात के लिए कोई सब्जी लाकर नहीं दी थी। एक चूल्हे पर खाना गर्म हो रहा था, दूसरे चूल्हे पर तवा चढ़ाकर मैं रोटियां बना रही थी। पेड़े मैंने पहले ही बना दिए थे, इसलिए रोटियां जल्दी डालने लगी थी। मैं जानती थी कि अगर उन चारों माँ बेटियों को वक्त पर खाना नहीं मिला तो उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर देना है। वैसे भी वो छोटी छोटी बात पर हंगामा करने के लिए तैयार रहती थी। लड़ाई झगड़ा करना और शोर मचाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये सब वक्त के साथ साथ उनके फितरत में शामिल हो चुका था। मैं उनके लिए उस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बन गई थी। खाने के
کے لیے اگر دیر ہو جاتی تو سبھی مل کر اتنا شور مچاتی تھی کہ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ مجھ جیسی بیچاری کو 2 وقت کا کھانا بھی عزت سے نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کچھ روٹیاں تو میں بنا چکی تھی اور کچھ ابھی باقی رہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری سب سے چھوٹی نند کچن میں آ گئی۔ وہ اپنی بڑی دونوں بہنوں سے زیادہ بے حد بدتمیز اور گھمنڈی تھی۔ اسے ہر چیز پر اعتراض ہوتا تھا اور مجھ سے تو جیسے اسے کوئی دشمنی ہی تھی۔ کچن میں آتے ہی وہ چولہے پر چڑھی ہوئی پتیلی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھنے لگی تھی۔ میں بھی اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی توے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم یہی دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا یہی کھانا اتنا بچا ہوا ہے کہ ہم سب کو پورا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری ڈش بنانے کی۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے پلیٹ زمین پر پٹکی اور پتیلی کو چولہے پر ٹیڑھا کر کے چلی گئی۔ پتیلی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی سبزی بھی چولہے پر گر گئی تھی۔ میں جو چولہے کے بالکل پاس کھڑی تھی، میرے پاؤں پر بھی گرم گرم سبزی گر گئی تھی۔ میرے پاؤں جلنے لگے تھے۔ سبزی بے حد گرم تھی۔ جلن کی وجہ سے میری تو چیخ ہی نکل گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری جان نکل جائے گی، مگر میری چھوٹی نند کو تو جیسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے نہ جانے کتنی باتیں سنانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ کر گئی تھی کہ میرے لیے آلو کے پراٹھے بنا دو، میں یہ باسی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ نخرے والی تھی، ہر سمے بس کھانے میں کیڑے نکالتی رہتی تھی اور مجھے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی بھی اسے یہ اعتراض تھا کہ میں نے دوپہر والی سبزی رات کے لیے کیوں رکھی تھی، حالانکہ دوپہر میں نے خود ہی جان بوجھ کر کھانا زیادہ بنا لیا تھا اور سوچا تھا کہ رات کو یہی استعمال ہو جائے گا۔ درد سے چلاتے ہوئے میں اس کے لیے آلو کے پراٹھے بنانے کا انتظام کرنے لگی تھی، کیونکہ اگر نہیں بناتی تو پھر سے ہنگامہ شروع ہو جاتا جس میں میری ساس بھی مجھے باتیں سنانے لگ جاتی۔ میری زندگی اتنی مشکل تھی کہ میں اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتی تھی، بس سب کی مرضی کے مطابق چلنا ہی میری ذمہ داری تھی۔ پاؤں میں درد ہونے کے باوجود بھی میں اس کی فرمائش پوری کرنے لگی تھی۔ میں نے آلو کے پراٹھے بنائے اور کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں باقی دونوں نندوں اور اپنی ساس کا کھانا بھی ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ وہ چاروں الگ الگ اپنے کمروں میں رہتی تھی اور میں الگ 5ویں کمرے میں رہتی تھی۔ مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ وہ تینوں بہنیں ایک کمرے میں نہیں رہتی، نہ جانے وہ کیا گل کھلا رہی تھیں۔ میری ساس کو تو اس بات سے بھی کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ بھی اپنے آپ میں ہی لگی رہتی تھی۔ ہر وقت ہی فون پر وہ اپنی بہن اور اپنی سہیلیوں یا پھر کسی رشتہ دار سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ میرا کھانا کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے فون پر بات کر لوں۔ ان کے پاس تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن فون پر بات تو کر سکتی تھی۔ بھلے ہی میرا اپنا فون نہیں تھا، لیکن میری نندے اور ساس کے پاس تو فون تھا۔ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ میں اپنے شوہر سے یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں، سب لوگ میرے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ان سب کے بارے میں اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے۔ ان کے ظلم تو دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جو میری برداشت سے باہر تھے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر وقت میرے سر میں درد ہوتا رہتا تھا۔ میں سنک پر کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی، تبھی میری ساس وہاں پر آ گئی اور سوال کرتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اب تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، رات کے 9 بج رہے ہیں اور تم نے لائٹ بھی آن کر رکھی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ بل کتنا زیادہ آ رہا ہے؟ بل تمہارے باپ کو تھوڑی نہ دینا ہے، بل تو میرا بیٹا ہی جمع کرے گا نا۔ انہوں نے میرے شوہر کا ذکر کیا تھا تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا امی جی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے ابو جی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے مجھ سے کہیے۔ اب میں نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میری ساس تو غصے سے پاگل ہو گئی تھی اور اپنی چپل اتار کر مجھے مارنے لگی۔ انہوں نے میری کمر پہ اتنی زوردار طریقے سے اپنی چپل ماری تھی کہ مجھے بہت درد ہوا تھا اور یہ درد میری کمر چھیلتا جا رہا تھا اور وہ مجھے مارتی جا رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھی ان کے درد برداشت کر رہی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی، بس مجھے مارتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں بھی تو ان کی بیٹیوں کی طرح ایک لڑکی ہی ہوں اور میری بھی تو کوئی زندگی ہے۔ اب حد یہاں تک آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ چپل مارتے مارتے شاید ان کا ہاتھ تھک گیا تھا، وہ چپل پھینک کر وہیں کھڑی ہو گئی اور چلاتے ہوئے بولی، اگر دوبارہ میرے سامنے چلانے کی کوشش کی تو تیری زبان ہی کھینچ لوں گی، سمجھی تم؟ وہ کسی بھری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر وار کرنے لگی تھی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔
मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म करें जितना वो खुद सह सकें, लेकिन उन्हें तो कोई होश ही नहीं था। वो तो इंसानियत को जैसे भूल कर ही बैठ गई थी और उल्टी सीधी बातें करने के बाद वो किचन से बाहर निकल गई। मेरे हाथ पहले से ही जले हुए थे और अब वहां पर भी छाले निकलने लगे थे, क्योंकि मैं उस वक्त कोई दवा नहीं लगाई थी और मैं वहीं पर अपना काम खत्म करने लगी थी। अब तो मेरे सारे जिस्म में चप्पल खाने की वजह से बेहिसाब दर्द हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से जमीन से उठी और किचन का दरवाजा बंद करती हुई अपने कमरे में पहुंच गई थी। कमरे में जाते ही मैं कुर्सी पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उस्मान, आप कहाँ चले गए? आप नहीं जानते कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी माँ और बहनें मेरा क्या हाल कर रही हैं। मैं रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। मुझे दर्द का एहसास बेचैनी से हो रहा था, मगर मेरे पास कोई भी दवा नहीं थी और ना ही उस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र थी। मैं अपने जख्मों पर दवाई लगाना चाहती थी ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। ये शायद दवाई लगाने से भी कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि दवाई तो बाहर के जख्मों पर लगाई जाती है। अंदर के जख्म का इलाज तो सिर्फ लफ्जों से होता है और लफ्जों की दवाई मेरे पास नहीं थी। मेरे घर में तो लफ्जों में जहर मिलता था, जो अब धीरे धीरे मेरे सारे जिस्म में फैलता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी जिंदगी बेहद मुश्किल से गुजर रही थी। कुछ देर तक मैं वहीं पर बैठी रोती रही थी और फिर उठकर बाथरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकली तो कुछ फ्रेश महसूस कर रही थी। मैं फिर से बिस्तर पर बैठकर रोने लगी थी और हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखकर कहने लगी कि मेरा अभी कितना और इम्तिहान बाकी रह गया है। मेरे शौहर कब आएंगे? कब उनसे मेरी बात होगी? कब मेरी जिंदगी आसान होगी? कब मेरी जिंदगी से परेशानियां खत्म होगी? मैं सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ना जाने क्यों बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। थोड़ी देर ऊपर वाले से शिकायत करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई थी और फिर ऊपर वाले से फरियाद कर रही थी, क्योंकि ऊपर वाले के सिवा मेरे पास कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे पास मेरे अब्बू जी का ही रिश्ता था और मेरी सास ने कह दिया कि मैं अपने अब्बू से भी नहीं मिल सकती। अगर मैं अपने अब्बू से मिलने के लिए चली गई तो वो मुझे वापस इस घर में आने की कभी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने बोल दिया था कि इस घर में आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अब्बू जी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे अब्बू अपनी जवानी के दिनों में चौकीदार थे। अभी भी उन्हें महीने में थोड़ी बहुत पेंशन मिल जाती थी, जिनसे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। और मेरे शौहर हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम हमें भेज दिया करते थे, तो हम 5 औरतों का गुजारा भी अच्छे से चल रहा था। बाकी तो सब ठीक था, सिवाय मेरे दिल की दुनिया, जो कि दिन ब दिन उजड़ती जा रही थी। फिर मैंने दुआ के लिए अपने हाथ उठा दिए थे और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। मैं बार बार अल्लाह से दुआ करती रहती थी कि वो सब कुछ ठीक कर दे। मेरे शौहर तो मेरे पास नहीं थे। उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ और मैंने उन्हें ये खुशी की खबर मोबाइल पर ही दे दी थी। वो बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूँ, मैं खुश रहा करूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मुझे अपने शौहर की याद के साथ साथ अपने अब्बू जी की भी याद आने लगी थी। अब्बू जी ने मेरी शादी बड़ी मुश्किल से की थी। वो शादी से पहले मुझसे हमेशा कहते रहते थे कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, तुम्हारी शादी के लिए अच्छा जहेज और फर्नीचर खरीदूंगा। और फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उन्होंने मेरे लिए जहेज खरीदा था। मैं जानती थी कि मैं उस नरम मुलायम बिस्तर पर सोती हूँ और वो पतले से बिस्तर पर ऊपर से चादर ओढ़कर सोए हुए होंगे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले रह चुके थे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था और माँ जब मैं 10 साल की थी तभी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। हमारे घर में बेड नहीं था, बल्कि चारपाइयां ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे जहेज में बेड दिया था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। एक तरफ मुझे मेरे अब्बू जी की याद आ रही थी और दूसरी तरफ मुझे मेरे शौहर की याद सता रही थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैंने क्यों इतने दिनों से उन्हें फोन नहीं किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया गया है और वो भी उनकी माँ ने तोड़ा है। रोते रोते न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला। मैं नींद की वादियों में खो गई थी। सुबह मेरी आंख सूरज की पहली किरण पर खुल गई थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही जल्दी सुबह सवेरे उठने की आदत थी।
मैं घर के सारे कामों में लग जाती थी। उस दिन भी मैं सबसे पहले सफाई करने के लिए कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने झाड़ू उठाई और सर्दी में ही सहन की झाड़ू लगाने लगी थी। मेरी सास को यह पसंद नहीं था कि सुबह सवेरे सहन की सफाई ना हो, इसलिए मैं सुबह सवेरे सारा काम कर दिया करती थी। मेरी नंदे तो अपने कमरों की सफाई भी मुझसे ही करवाया करती थी और दोपहर को लगभग 12 बजे तक वो सोकर उठती थी। पूरे बड़े घर का काम मैं अकेले ही किया करती थी। वो तो बस यहाँ पर मेहमानों की तरह ही जिंदगी गुजार रही थी। सहन की सफाई करते करते मुझे लगभग 1 घंटा गुजर गया था, क्योंकि हमारे सहन के बीचों बीच एक माल्टे का पेड़ भी था। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था और पत्ते बहुत बिखेरता था, इसलिए उसको चुनते चुनते मुझे इतना वक्त लग गया था कि अब धूप भी थोड़ी तेज होने लगी थी और मेरी सास भी जाग चुकी थी। मैं सहन की सफाई करने में लगी हुई थी। अचानक से मेरे सर पर एक पत्थर लगा तो मैं ऊपर की तरफ देखने लगी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी। पत्थर फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बदतमीज पड़ोसी था जो हर वक्त घटिया हरकतें करता रहता था। उसने एक छोटा सा पत्थर इसलिए फेंका था कि मैं उसकी तरफ देखूं और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गया था। मेरा दिल तो कर रहा था कि कहीं से उसे एक भारी भरकम पत्थर उठाकर दे मारूं जिससे उसके दिमाग पर चोट लगे, लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फौरन ही दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे मेरी सास खड़ी हुई थी। उनके हाथ में झाड़ू था। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम जरूर किसी से इश्क लड़ा रही होगी, किसी से नैन मटक्का कर रही होगी। आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख भी लिया। उन्होंने मुझे झाड़ू मारते हुए कहा। मेरी चीख निकल गई थी। मैंने कहा, अम्मी जी आप गलत समझ रही हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं रोने लगी थी क्योंकि मैं अपने ऊपर गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं बार बार उनसे दरख्वास्त कर रही थी और कह रही थी कि मैं तो बस सफाई कर रही थी, मगर वो तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। और वो ऐसी ही थी, जब मुझे मारने पर आ जाती थी तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। वो मुझे झाड़ू से बस मारे जा रही थी। मुझे अपने बाजू में खराशें महसूस हो रही थी। मुझे दर्द हो रहा था। मेरे जिस्म पर कपड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैं रोती रही, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी। वो मुझे ना जाने बहुत कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि जब मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं उसे तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगी कि तू किस तरह मोहल्ले के लड़कों को ताड़ती रहती है। मैं अपने बेटे से कहूंगी वो तेरी इन हरकतों की वजह से तुझे तलाक दे दे। मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा। उनके लफ्ज सुनकर उनके सामने मैं हाथ जोड़कर कहने लगी कि नहीं अम्मी जी, अल्लाह के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। आपकी भी तो 3 बेटियां हैं, आप उनके बारे में ही सोच लीजिए। जैसे ही मैंने उनसे बात कही तो मेरी सास को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती तुझे मेरी बेटियों को अपने आप से मिलाते हुए? कहाँ मेरी बेटियां और कहाँ तू? मेरी बेटियां तेरी जैसी नहीं। अब निकल जा यहाँ से। अगर तू मुझे दोबारा नजर आई तो तेरी खैर नहीं है। जैसे ही मेरी सास ने मुझे वहां से जाने का कहा तो मैं फौरन से वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ भाग आई थी। इस हालत में मेरी सास ने मुझे पीटा था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो तो दिन ब दिन मुझ पर जुल्म करती जा रही थी। मेरी हमल का अब 7वां महीना शुरू होने वाला था और डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे। कमरे में आए हुए भी 5 मिनट हुए थे। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि मेरी बीच वाली नंद अचानक वहां पर आ गई। वो मुझे अपने लिए नाश्ता बनाने का कह रही थी। सबके लिए नाश्ता बनाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। कोई भी अपने हाथ से एक दिन भी नाश्ता बनाकर नहीं खा सकती थी। मैं किचन में आ गई और नाश्ता बना रही थी, साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर से बात करूं। मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद जब मेरी सास का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं उनसे मोबाइल मांग लूंगी और अपने शौहर से बात करूंगी। वक्त गुजरता जा रहा था। दोपहर को ही मुझसे में इतनी हिम्मत हुई थी कि मैं मोबाइल लेने के लिए अपने सास के कमरे पर पहुंच गई थी। वो अपनी किसी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। मैं उनके पास ही जाकर खड़ी हो गई थी और इंतजार कर रही थी कि वो कब फोन बंद करें। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने कॉल बंद की तो गुस्से भरी नजरों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई हो, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? वो कभी ठीक से बात करती ही नहीं थी, हर वक्त गुस्से में ही मुझसे बात करती थी और अभी भी रोज के जैसे ही बात कर रही थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की और कहा कि अम्मी जी, मेरा मोबाइल तो टूट गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उस्मान को कॉल करनी है। कई दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी।
मैं बस उनसे उनका हाल पूछकर मोबाइल आपको वापस लाकर दे दूंगी। ज्यादा देर तक बात भी नहीं करूंगी। बस मैं इतना ही कहना था कि मेरी सास ताना देते हुए अंदाज में हंसने लगी और बोली, बड़ी आए शौहर की हमदर्दी करने वाली है। उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे लड़कों से नैन में टक्का करती फिर रही है और अब मेरे सामने ऐसे जाहिर कर रही है जैसे तुझे मेरे बेटे से बड़ी मोहब्बत है। तुम बस इंतजार करो, बस एक बार मेरे बेटे को आने दो, फिर देखो मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से कैसे दूर करती हूँ। ये कहते ही उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकल जाने का कहा। मैं रोते हुए इनके कमरे से बाहर निकल आई। इस बार मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें हमेशा वही करना होता था जैसा वो चाहती थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे के अलावा इस घर में मेरा कुछ नहीं था। मैं वहीं पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल फटने को था। मुझ में और भी जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त था। मुझे दोपहर के खाने का ख्याल आया तो मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैं तो सही तरीके से अपना गम भी नहीं मना सकती थी। मुझे ये लोग इतना मौका भी नहीं देते थे। दोपहर के खाने में मेरी बड़ी नंद ने कौरमा बनाने का कहा था। मैं उसकी फरमाइश पर उसके लिए कौरमा बनाने लगी, लेकिन खाना बनाते बनाते तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाना तैयार हो जाए और मैं डट कर खा लूं। वैसे भी मुझे कौरमा बहुत पसंद था, लेकिन आज तक मैंने अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं बनाया था। ये तो मेरी नंद की मेहरबानी थी कि उसे कौरमा पसंद था और आज उसके कहने पर ही कौरमा बन रहा था। खाना तैयार हो गया तो वो सारी की सारी किचन में आ गई थी और मुझे वहां से जाने का कह दिया था। मैं खाना तैयार करने के बाद सलाद वगैरह काट रही थी, वो भी तैयार करके मैंने रख दिया था और प्लेट्स भी धो दी थी। अब सिर्फ खाना लगाने का ही इंतजार था। उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया और कह दिया कि मेरा इस खाने पर कोई हक नहीं है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ और नौकरानी को तो बचा हुआ खाना दिया जाता है। अब मैं काम खत्म कर चुकी हूँ तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। मैं रोते हुए फिर से अपने कमरे में आ गई थी। ना जाने उन्हें मेरे साथ क्या मसला था। उन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी ही दुश्वार करके रखी थी। मेरा दिमाग फट रहा था। एक तो मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मुझे नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ था और उस वक्त भी जब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी तो मेरी सास वहीं पर आकर मुझे बाहर निकाल चुकी थी और अभी भी उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और कह दिया था कि मैं रात का ही बचा हुआ खाना खा लूंगी। वक्त इस तरह से गुजरता जा रहा था और आखिरकार रात का वक्त भी आ गया था। रात का खाना भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। मैं नहीं जानती थी कि ये भी मुझे नसीब होगा या नहीं। वैसे भी मुझे कभी कभी दिन में तो कभी कभी एक बार ही खाना नसीब होता था। ये कोई नई बात तो नहीं थी। मुझे अब उन चीज़ों की आदत होने लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाने से नहीं रोका था। ये बात अलग थी कि मैंने उनका बचा हुआ खाना ही खाया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जब इंसान को भूख सताती है तो इंसान अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता है। मेरा भी यही हाल था। मैंने उन लोगों के आगे का बचा हुआ खाना ही खाया था। वो सब तो अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं अभी किचन में लाइट जलाकर किचन साफ करने में लगी हुई थी। सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि हर तरफ उधर मचा हुआ था क्योंकि मेरी छोटी नंद ने रात के खाने में अपने लिए मैक्रोनी बनाई थी। वैसे तो घर के सारे काम मैं ही करती थी, लेकिन कभी कभी वो मोबाइल से कोई डिश बनाना सीखती थी तो फिर खुद ही बना लेती थी। वो किचन का सत्यानाश करके रख देती थी। हर तरफ सामान फैला हुआ था। कोई भी काम करने में इतनी ज्यादा गंदगी कर देती थी कि हर तरफ बर्तन बिखरे हुए होते थे, जिन्हें समेट समेट कर मैं थक गई थी। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। उसने जो बर्तन मैक्रोनी बनाने में इस्तेमाल किए थे वो भी नहीं धोए थे और रात के खाने वाले बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे। वो तो मैक्रोनी बनाने में ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ना जाने क्यों उसने इतने बर्तन भर दिए थे जिन्हें धो धो कर अब मैं थक चुकी थी। सिंक पर बर्तन धोते धोते मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मुझे बेहद आराम की जरूरत थी, लेकिन उस घर में तो मुझे सुकून की सांसें नसीब भी नहीं होती थी, तो फिर आराम कैसे मिल सकता था। मेरे दिल भी खून के आंसू रो रहा था। अचानक से वहीं पर मेरी सास आ गई। उनके हाथ में मोबाइल था। उन्होंने कहा, मरियम, उस्मान की कॉल आई थी, वो तुमसे बात करना चाह रहा है। मैं अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उनकी तरफ हसद भरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरी उसी खुशी का फायदा उठाते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी उस्मान से बात करवा दूंगी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो मैं उनकी तरफ सवाल करती हुई नजरों से देखने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी कि घर में तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि हर बार की तरह इस बार भी यही कहोगी कि तुम बहुत खुश हो, बिल्कुल ठीक हो। अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की तो फिर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई थी और मैंने फौरन कह दिया कि अम्मी जी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए।
मैं रोती हुई बोली कि मैं अपने शौहर से बात करने के लिए तड़प रही हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार उनसे बात करवा दीजिए। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने मोबाइल पर मेरे शौहर का नंबर डायल कर दिया था और मोबाइल मेरे हवाले कर दिया था। जैसे ही दूसरी तरफ कॉल उठाई गई तो मैं किचन से बाहर निकलने लगी ताकि अकेले में अपने शौहर से बात कर सकूं। पीछे से मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया और वहीं पर खड़े रहने का इशारा किया। मैं वहीं पर खड़ी रह गई थी। मैं उनके सामने क्या बात कर सकती थी, बस अपने शौहर की तबीयत वगैरह ही पता कर ली थी। मुझसे कह रहे थे कि मरियम तुम्हारी आवाज मुझे कुछ अजीब से महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बस अभी सोकर उठी हूँ। मैंने अपनी सास के होते हुए अपने शौहर से कुछ भी नहीं कह सकती थी, और अगर वो ना भी होती तो फिर भी मैं अपने शौहर से कुछ नहीं कहती। मैं जानती थी अगर मैंने उनको कुछ भी बताया तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मैंने उनसे 5 से 10 मिनट बात की थी तो मेरी सास इशारा करने लगी कि मोबाइल बंद कर दूं। मैंने अपने शौहर से यही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल के बारे में पूछा था तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बताया था कि मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो टूट गया। मैं उनको सच नहीं बता सकती थी। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने भी कहा कि वो इस महीने जब मुझे पैसे भेजेंगे तो मैं अपने लिए एक नया मोबाइल खरीद लूं। उनकी बात सुनकर मैं खुश तो हो गई थी, लेकिन जब मेरी सास भी वहीं पर खड़ी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी, मैं समझी थी कि शायद वो अपने बेटे की बात मान ले और मुझे नया मोबाइल दिलवा देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वक्त गुजरता जा रहा था और महीने का आखिरी वक्त भी आ गया। मेरे शौहर ने अपनी सैलरी भिजवा दी थी। मैंने अपनी सास से मोबाइल के बारे में कहा तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सास की बात सुनकर मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मैं उनसे कुछ और भी नहीं कह पाई थी। वैसे भी मैं जानती थी कि वो मुझे लेकर नहीं देंगी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अब मेरी जुबान से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं गूंगी होकर रह गई थी। मैं जानती थी कि अब मेरी यही जिंदगी है, न जाने मेरे शौहर कब वापस आएंगे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और मैं हर दूसरे तीसरे दिन नई तकलीफ का शिकार होती थी। मैंने अपने शौहर से दोबारा बात नहीं की थी। एक बार मैं शाम के वक्त अपनी सास के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई तो देखा वो मेरे शौहर से ही बात कर रही थी। मैंने अपने शौहर की जब आवाज छुपकर सुन ली थी। वो अपनी माँ से पूछ रहे थे क्या अभी तक मरियम ने मोबाइल नहीं लिया, तो मेरी सास ने उनसे यही कह दिया कि बेटा मैं तो उससे कहती हूँ कि उसका मोबाइल टूट गया है, वो मुझसे पैसे ले ले और जाकर अपने लिए मोबाइल ले आए, मगर तुम्हारी बीवी ने साफ इनकार कर दिया था। वो कहती कि मुझे मोबाइल लेना ही नहीं है, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मेरी सास ने उस्मान से झूठ बोल दिया था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक हफ्ते के बाद मेरी बड़ी नंद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मुझे सख्ती से कहा कि मुझे खाने में बहुत कुछ अच्छा बनाना है और वो भी बहुत अच्छा बनाना है। मैं बहुत खुश हो गई थी। पहले ही मेरी नंद और सास मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलती थी मेरी बड़ी नंद का रिश्ता हो जाए। उस बेचारी की उम्र दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज जुमेरात का दिन था और रिश्ते वालों को जुम्मे के दिन आना था। शायद लड़का कोई सरकारी ऑफिसर था, कोई बड़ी पोस्ट पर तो नहीं था, लेकिन फिर भी खाते पीते लोग थे। मेरी सास और मेरी नंद बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने सारा दिन राशन वगैरह मुझे मंगवा कर दिया और मैं सवेरे ही खाना बनाने में लग गई थी। मैंने मुश्किल काम एक दिन पहले ही करके रख दिए थे। मैंने सोचा था कि रविवार के दिन ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। दोपहर को ही वो लोग हमारे यहाँ दोपहर के खाने पर आ रहे थे। सुबह सवेरे ही मैं काम करते करते थक गई थी। काम 12 बजे तक खत्म हुआ था तो मैं नहाने के लिए कमरे में पहुंच गई थी। काम करने की वजह से मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे और पसीने की बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने नहाकर कपड़े तब्दील कर लिए थे। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले भी आ गए थे। मैं किचन में गई और उनके लिए चाय बनाने लगी। मैं चाय बनाती वहीं पर मेरी नंद आ गई थी और कहने लगी कि मैं लेकर जाऊंगी। मैंने चाय की ट्रे उसके हवाले कर दी और उसके साथ साथ चल दी थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो लड़के की माँ मुझे देखने लगी। लड़का भी घूर घूर कर मुझे देख रहा था। शायद उन्होंने समझा था कि मैं ही लड़की हूँ। हालांकि चाय की ट्रे तो मेरी नंद ने अपने हाथ में ली हुई थी। लड़के की माँ ने मुझे अपने पास बैठने का कहा तो मेरी सास अजीब नजरों से मुझे देखने लगी थी। उन्होंने कहा बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, हमें ऐसी लड़की की तलाश थी। पता नहीं क्या देखकर उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। क्या उन्हें मेरा इतना बड़ा पेट नजर नहीं आ रहा था? शायद मैंने अनारकली फ्रॉक पहना हुआ था, उस वजह से ही उनको मेरा पेट नजर नहीं आ रहा था। और उन्होंने ये कहा तो मैं जल्दी से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई।
मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। मेरी सास गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर उन्होंने रिश्ते वाली आंटी से कहा कि ये तो मेरी बहू है, तो वो फौरन ही वहां से गई और कहने लगी कि उनको उनकी बेटियों में कोई भी पसंद नहीं आई। उनके जाते ही मेरी सास ने मेरी वो पिटाई की थी कि आज तक उन्होंने मेरी इतनी पिटाई नहीं की थी। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। रिश्ते वाली औरत ने खुद ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरी तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पीटे जा रही थी। मेरी बड़ी नंद ने तो हद ही पार कर दी थी और आज जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठा दिया था। भले ही मैं उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन रिश्ता तो मेरा ही बड़ा था। लेकिन उसने रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं किया था। मैं उसकी भाभी थी, वो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे पीट रही थी। मेरी सास कहने लगी कि मनहूस औरत, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी सास मुझे मारने के साथ साथ चिल्ला भी रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरी जुबान गूंगी होकर रह गई थी। मैं ऐसे मतलबी लोगों से बात भी नहीं करना चाहती थी। मुझे उन्होंने मार मार कर अधमरा कर दिया था और वो गर्मा गर्म चाय जो मैं मेहमानों के लिए लेकर आई थी, वो भी मेरे पैरों पर जानबूझकर डाल दी गई थी। मेरे तो पैर पहले ही जले हुए थे, जिनके जख्म आज तक ठीक नहीं हो पाए थे और अभी तक दाग भी बाकी थे, और एक बार फिर चाय गर्म गिरने की वजह से वो जल गए थे। मैं दर्द से चिल्ला उठी थी। वो चाय के कप मेरी छोटी नंद ने मेरे पैरों पर उंडेल दिए थे और कुछ देर बाद मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। मैं सहन में बैठी हुई थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने जैसे ही नजर ऊपर करके देखा तो पड़ोसन भी खड़ी थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। मैं फौरन ही अपने कमरे में भाग आई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरा कोई हमदर्द नहीं था। कोई मेरी तकलीफ को समझने वाला नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। मुझे इतना वक्त बीत गया था कि मैंने अपने शौहर से बात भी नहीं की थी और ना ही अपने शौहर से मिली थी। मेरी जिंदगी में ना ही कोई खुशी थी और ना ही कोई सुकून था। बस गम का एक दलदल था जिसमें मैं धंसती चली जा रही थी। मेरी सास और नंदे मेरी सास के कमरे में बैठकर ऊंची ऊंची आवाज में मुझे गालियां दे रही थी। वो गालियां मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वक्त गुजरता ही गया, क्योंकि वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता और हादसे को भी 2-3 दिन हो गए थे। दोपहर का वक्त था। मैं किचन में खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर इस वक्त कौन आ गया। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मेरी छोटी नंद अभी अभी किचन में आई थी। मुझे वहीं पर रोककर खुद दरवाजे की तरफ चल दी थी। मेरी बाकी की दोनों नंद भी खाना खाने के लिए किचन में आ गई थी। तभी अचानक मेरी छोटी नंद की चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिस पर मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो भी अपने बेटे की तरफ दौड़ गई थी। मेरी दोनों नंदे अपने भाई को देखकर हैरान रह गई थी और मैं फटे पुराने कपड़ों में शामिल थी और खाना बना रही थी और उनके कपड़ों से लग रहा था जैसे वो कोई काम नहीं करती। किचन के तो 2 दरवाजे थे। वो पिछले दरवाजे से मुझे मेरे कमरे में ले आई थी और जल्दी से मुझे कपड़े तब्दील करने के लिए कहा था। मैं घबरा गई थी। मेरी बीच वाली नंद ने मुझे अपने कपड़े दे दिए और मेरे शौहर के सामने ये जाहिर करना चाहती थी कि मैं बड़े अच्छे से यहाँ रह रही हूँ। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जैसा उन लोगों ने मुझसे कहा मैं वैसा ही कर लिया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मिलना चाहती थी और उनके आने पर बेहद खुश हुई थी। थोड़ी देर बाद मैं नंदों के साथ अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। शौहर को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं किस मुश्किल में अपने शौहर से मिली थी। फिर जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़े तो सबसे पहले उनकी नजर मेरे पैरों पर गई थी। मेरे पैरों पर छाले निकले हुए थे और पहले वाले दाग भी साफ दिखाई दे रहे थे और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ था कि मैंने टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी, जिसको मैंने कपड़े के टुकड़े की मदद से जोड़कर पहना हुआ था। वो लोग मेरे साथ ऐसा ही करती थीं। उन्होंने मुझे सुकून से नहीं रहने दिया था और ना ही कभी मेरा ख्याल रखा था। कपड़े बदलते वक्त उन्हें ये ख्याल नहीं आया था कि मेरी चप्पल भी टूटी हुई है। वो भी वही चप्पल है जो मैंने अपने शौहर के साथ ही खरीदी थी। उन्होंने मेरे पैरों की तरफ देखा तो मेरी सास और मेरी नंदों का हलक सूखने लगा, क्योंकि मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मेरे शौहर पूछने लगे कि ये क्या हुआ है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे गर्म चाय गिर गई थी, वो भी गलती से, मगर वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये सब गलती से नहीं हो सकता। ये लग रहा है कि तुमने या किसी और ने जानबूझकर तुम्हारे पैरों पर चाय फेंकी है। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी और लगातार इनकार ही कर रही थी। मेरी सास और नंदों को भी लग रहा था कि कहीं मैं उनके राज ना खोल दूं। वो लोग डर रही थी। मेरे शौहर मेरे पैरों में मौजूद छालों को भी नजरअंदाज कर लेते, मगर टूटी हुई चप्पल की बात और है। मैं उनको कोई झूठी कहानी सुना रही थी, मगर फिलहाल उस्मान ने खामोशी से मेरे जले हुए पैर की तरफ देखा। उनको मेरी फिक्र हो रही थी। एक बार फिर से सहन के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गए। वहां पर वही पड़ोसन खड़ी हुई थी जो मुझ पर होने वाले जुल्मों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसकी छत हमारी छत से मिली हुई थी। वो अक्सर कभी कभी अपनी ही छत पर चढ़कर मुझ पर होने वाले जुल्म देखती रहती थी। शायद उसने मेरे शौहर को आते हुए देख लिया था। मेरे शौहर के आते ही उसने एक ऐसी बात मेरे शौहर से कही थी कि वो अपनी माँ पर गुस्सा करने
करने लगे थे। हमारी पड़ोसन ने मेरे शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया था कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरी सास और नंदों ने मुझ पर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरे शौहर को ये सब सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि पड़ोसन सच कह रही है और उन्होंने इसकी बातों पर यकीन कर लिया था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं तो समझता था कि आपने मरियम को दिल से कबूल कर लिया है। अगर ये आपको पसंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने मेरी शादी इसके साथ करवाई थी? मेरे शौहर गुस्से से बोले थे। मेरी सास और नंदे कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि अब उनकी बोलती जो बंद हो गई थी। फिर मेरी सास के पास झूठ बोलने के अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बहू हमें माफ़ कर दो। उन्होंने अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और बोली, बेटा मुझे ये लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी, इसलिए ही मुझसे गलती हो गई। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, आपसे गलती नहीं हुई, बल्कि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप जानती हैं कि ये हामला है, फिर भी आपने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनकर मेरी सास डर गई और मेरे शौहर के पैरों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। मुझे एहसास हो गया कि उस पर जुल्म करने की वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। ये कहते ही वो मेरे पैरों में गिर गई। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। शायद उन्हें सच में एहसास हो गया था और वो भी चोरी पकड़े जाने पर बौखला गई थी कि कहीं उनका कमाऊ बेटा उनके हाथ से ना निकल जाए। मैंने अपनी सास को कंधों से थाम लिया था, उन्हें खड़ा कर दिया था। मैंने कहा, अम्मी जी आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, मेरे शौहर की माँ हैं। मेरे शौहर अपनी बहनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो कह रहे थे कि मैं उन लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। फिर वो मुझे लेकर कमरे में आ गए थे तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। वो मुझसे माफिया मांग रहे थे, हालांकि उसमें तो उनका कोई कसूर भी नहीं था। वो बहुत अच्छे थे। मेरा दिल बेहद खुश हो गया था क्योंकि वो हमेशा के लिए ही वापस आ गए थे और अब तो हमारा बच्चा भी उनकी मौजूदगी में होने वाला था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी जब मैं अपने शौहर की मौजूदगी में अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। और अब उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे और दूसरों के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खुद यहाँ पर रहकर मेरा ख्याल रखेंगे और मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब मैं अपने शौहर के होते हुए अपने घर में आराम से रहती थी क्योंकि मेरे शौहर को एहसास हो चुका था कि मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी अपने खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया था। इसी वजह से वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने घर में नौकरानी रख ली थी और मेरे शौहर के होते हुए मेरी सास और नंदों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो पहले जैसे जुल्म कर सकें। सच ही कहते हैं कि एक न एक दिन वक्त बदलता जरूर है, जैसे मेरा बदल चुका है।